कहानी की शुरुआत एक जॉन नाम के लड़के से होती है। उसकी माँ हमेशा उसे नीचा दिखाती थी। उसने जॉन से ये भी कहा था कि वो उससे प्यार नहीं करती। जॉन पिकॉक नाम के एक छोटे से टाउन में रहता था। अब वो बड़ा हो गया। उसने लड़की की ड्रेस पहनी हुई थी और वो कपड़े उतारने के लिए बाहर आया। वो नहीं चाहता था कि पब्लिक में कोई उसे देखे। ब्रेकफास्ट तैयार करने के लिए विग वाली लड़की ने सारा घर फैला दिया। इसका नाम एमा है। जॉन खिड़की से बाहर एक फैमिली को देखने लगा। वो सब बहुत खुश थे। जॉन अपने बचपन में ऐसे ही जीना चाहता था, मगर उसे उसकी माँ ने कभी प्यार नहीं किया। जॉन खुशियों से हमेशा दूर रहा। इसके बाद जॉन ने विग उतार कर अपना मेकअप धो लिया। अब उसके ऑफिस जाने का वक्त हो गया था। लड़के ने नाश्ता किया जो उसकी दूसरी पर्सनैलिटी एमा ने बनाया था। वे दोनों एक ही शरीर में अलग अलग तरीके से रहते थे। जब वो एमा बनता था तो उसे कुछ याद नहीं रहता था कि एमा ने क्या किया है। जॉन घर के पीछे आ गया। यहाँ एक डब्बे में उसने कुछ अपनी जरूरत की चीजें छिपाई हुई थी। एक कार्ड लड़के ने अपनी जेब में रख लिया। फिर जॉन साइकिल से रोज की तरह काम पर चला गया। जॉन बैंक में क्लर्क था। उसका पर्सनल कैबिन था। बाकियों की तरह वो बाहर नहीं खड़ा होता। तभी इसका बॉस एडमंड जॉन के कैबिन में आया और कहा, कल मेयर के घर री इलेक्शन की पार्टी है। तुम लंच मत लाना और अपना काम 3 बजे तक खत्म करके फ्री हो जाना। हमें पार्टी में भी जाना है। एडमंड के जाने के बाद जॉन ने कार्ड से एक चाबी निकाली। ये वही कार्ड था जो उसने अपने घर के बैकयार्ड से सुबह आते वक्त निकाला था। अगली सुबह जॉन रोज की तरह ऑफिस गया, पर वो मेयर की पार्टी में नहीं गया। जॉन को लोगों के बीच अनकंफर्टेबल फील होता था और जॉन की एमा वाली पर्सनैलिटी के बारे में भी किसी को कुछ नहीं पता था। आज एमा ने जॉन के लिए एक लिस्ट छोड़ी जिसमें घर का सामान लाने की लिस्ट थी। जॉन सामान लेने स्टोर पर आ गया। लड़का सामान के साथ बेसबॉल कार्ड हमेशा लेता था। वो स्टोर से जा ही रहा था, तभी उसे लीसा स्टनबर्ग मिल गई। जॉन बचकर निकलने लगा, पर लीसा लड़के से बातें करने लगी। उसने जॉन को अपने घर खाने पर इनवाइट भी किया क्योंकि वो अकेला रहता था और लीसा को उसके लिए बुरा लगता था। लेकिन जॉन हड़बड़ा के वहां से चला गया। घर आके उसने नए बेसबॉल कार्ड बैकयार्ड में छिपे हुए डब्बे में रख दिए। फिर वो डब्बे से एक चॉकलेट निकालकर खाने लगा। घर के अंदर उसे एमा का एक और नोट मिला। वो नोट्स के जरिए ही बातें किया करते थे। सुबह को जब जॉन सो रहा था तो एक ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया। ट्रेन उसके घर के बैकयार्ड में आकर रुकी। कुछ डब्बे यार्ड में थे। गार्डन में एमा भी थी। आस पड़ोस के सब लोग जल्दी से उसकी मदद के लिए आ गए, पर सब लोग एमा को देखकर शॉक थे। उन्हें नहीं पता था कि जॉन की गर्लफ्रेंड भी है जो उसी की तरह दिखती है। जॉन भागकर घर के अंदर आ गया। उसने अपने नॉर्मल कपड़े पहने। जब वो बाहर आया तो उसने देखा यार्ड का काफी नुकसान हो गया है। जॉन कंफ्यूज हो गया। वो घर के अंदर फिर से गया और एमा का नोट पढ़ने लगा। नोट पर लिखा था कि आज काम के दौरान उसे पूरे दिन किसी से बात नहीं करनी। जॉन फिर साइकिल लेकर ऑफिस के लिए निकल गया। रास्ते में ऑफिसर मैंगो ने उसे रोक के ट्रेन हादसे के बारे में पूछा, पर जॉन बिजी हूँ कह के वहाँ से निकल लिया। एडमंड को भी हादसे के बारे में पता था, पर यहाँ भी जॉन कुछ नहीं बोला। फिर बाकी एम्प्लॉय भी उससे उसका हालचाल पूछने आ गए। छोटा शहर है, वहाँ बातें आग की तरह फैल जाती है। ये बात भी फैल गई कि जॉन की एक गर्लफ्रेंड भी है। सब लोग सोच रहे थे कि भैया इसकी गर्लफ्रेंड हो सकती है तो हमारी क्यों नहीं, इसको तो बात करनी तक नहीं आती। जॉन से मिलने मेयर रेकरिल भी आ गया। उसने एडमंड से जॉन को एक दिन की छुट्टी देने के लिए कहा। बॉस मेयर से पंगा नहीं लेना चाहता था क्योंकि मेयर बैंक का मालिक भी था। एडमंड ने छुट्टी देने के लिए हाँ कह दी। जब सब चले गए तो उसने जॉन से कहा कि आज के सारे डॉक्यूमेंट्स तुमने ही रेडी करने हैं। घर आके जॉन ने बैकयार्ड में ऑफिसर मैंगो को देखा। सबको लग रहा था जॉन शादीशुदा है और जो लड़की ट्रेन से टकराई थी वो जॉन की बीवी है। जब जॉन की माँ मर गई थी तो मैंगो ने ही लड़की की सारी चीजें करने में हेल्प की थी क्योंकि जॉन बहुत इंट्रोवर्ट है और वो अकेले सब कुछ नहीं संभाल सकता। अब ऑफिसर ने जॉन को सलाह दी कि वो कंपनी को कॉल करके ट्रेन एक्सीडेंट के लिए क्लेम करे और अपने घर के रिनोवेशन के लिए हर्जाना मांगे। जॉन ने ऐसा ही किया। वो घर के अंदर जाकर कंपनी को कॉल करने लगा। वैसे तो जॉन को पसंद नहीं था कोई अजनबी उसके यार्ड में आए, पर उसके पास अब कोई दूसरा रास्ता नहीं था। अगले दिन एमा मेन गेट खोलने आई। गेट पर कॉनर ब्लैक एक फैनी नाम की औरत के साथ आया था। कॉनर ब्लैक सेनेटर का पॉलिटिकल एडवाइजर है। उसके साथ फैनी नाम की लेडी भी थी। दोनों यहाँ जॉन से बात करने आए थे कि उसे डायरेक्ट सेनेटर से मिलकर ट्रेन हादसे के बारे में बात करनी चाहिए। घर में ट्रेन का घुस जाना कोई छोटा मोटा मुद्दा नहीं था। सेनेटर अपने पॉलिटिकल अपोनेंट के खिलाफ इस मुद्दे को इस्तेमाल करके इलेक्शन जीतने की तैयारी में था। इलेक्शन में बस 3 हफ्ते बचे थे। जॉन एमा की फोटो न्यूज़पेपर में देखकर दंग रह गया।
कॉनर चाहता था कि एक रैली एमा और जॉन के गार्डन में की जाए। तभी फैनी ने कॉनर को बाहर जाने के लिए कहा ताकि वो एमा से कुछ अकेले में बात कर सके। उसके जाते ही एमा फैनी से पूछने लगी कि तुम जॉन को कैसे जानती हो। फैनी ने बताया कि वो रे क्रेल्स की बीवी है, यानी कि मेयर की बीवी। फैनी भी एक वुमेन शेल्टर चलाती है ताकि जिन औरतों के पास सहारा नहीं रहने के लिए उनकी मदद की जा सके और लेडीज भी पॉलिटिक्स का एक हिस्सा बन सके, लोग उसे जान सके और उसके शेल्टर के लिए फंडिंग कर सके। इसलिए फैनी एमा के घर में रैली निकालना चाहती थी। एमा बिना कुछ कहे ऊपर चली गई। जॉन को बहुत डर लग रहा था कि कहीं कोई उसे पहचान न ले। इसके बाद एमा सबके लिए कुकी और ड्रिंक ले आई। फैनी ने यहाँ ये भी बताया कि वो बेघर औरतों की नहीं बल्कि बच्चों की मदद करती है। उसने बैकयार्ड में फोटो शूट कराने का सोचा ताकि फैनी अच्छा फंड रेज कर सके। फैनी एमा को अलग ले जाकर कहने लगी, एक मॉडर्न औरत का सेल्फ इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है। तभी जॉन के लैंडलाइन पर बैंक से कॉल आया कि जॉन अभी तक ऑफिस क्यों नहीं आया। जॉन ने एमा की आवाज में जवाब दिया कि वो बस आता ही होगा। अब जॉन स्पॉटलाइट में आ गया था। ये बात उसे बिल्कुल पसंद नहीं थी कि कोई उसके बारे में बात करे या उसे किसी और से बात करनी पड़े, क्योंकि हमारा भाई इंट्रोवर्ट है ना। कॉनर और फैनी उसके यार्ड में एमा और उसके साथ रैली निकालने की प्लानिंग कर रहे थे, पर जॉन ऐसा नहीं चाहता था। फिर वो जल्दी से कपड़े चेंज करके बैंक आ गया। ऑफिस में जॉन को फैनी और कॉनर मिले। वो यहाँ उसे बताने आए थे कि एमा ने रैली के लिए हाँ कह दिया है। जॉन बोल पड़ा, एमा कोई नहीं होती है बताने वाली कि मेरे गार्डन में क्या होना चाहिए। उसने गुस्से में कहा कि वो कंपनी के ओनर से कहकर जल्दी ट्रेन का कूड़ा हटवा देगा ताकि ये रैली जैसा ड्रामा हो ही ना। फैनी को रियलाइज हुआ कि उसे और कॉनर को कुछ देर के लिए बाहर जाना चाहिए। जॉन रे के साथ अंदर ही रुका। रे ने जॉन को समझाया कि इलेक्शन जीत के उसे सेनेटर बनना है, जिसके लिए उसे वो सारी चीजें करनी होगी जिससे वहाँ की पब्लिक खुश हो जाए, तभी उसे वोट मिलेगी। रे ने जॉन से ध्यान से इस टॉपिक के बारे में सोचने के लिए कहा। जाने से पहले रे कहकर गया कि तुम फ्यूचर सेनेटर से पंगा नहीं लेना चाहोगे, इतना तो मैं जानता हूँ तुम्हें। अब जॉन कंफ्यूजन में पड़ गया कि वो क्या करे। रात को जब जॉन घर आया, घर के बाहर उसकी पुरानी फीमेल फ्रेंड मैगी खड़ी थी। लड़की अपने 2 साल के बेटे के साथ आई थी। जॉन ने मैगी से पूछा उसे क्या चाहिए। मैगी ने बताया कि वो अपने बेटे के साथ यहाँ से कहीं दूर जाने की प्लानिंग कर रही है और उसे कुछ पैसे की जरूरत है। जॉन मैगी से लास्ट टाइम 1 साल पहले मिला था। अब मैगी डबल शिफ्ट करके हर चीज के लिए पैसे सेव कर रही थी, पर मैगी ने बताया कि इतना सब करने के बावजूद भी वो पैसे इकट्ठे नहीं कर पा रही। जब से जॉन की माँ ने उसे पैसे भेजना बंद किया, वो बहुत मुश्किल में है, क्योंकि जॉन की माँ की 1 साल पहले मौत हो चुकी है और जब वो जिंदा थी तो वो ही उसे पैसे भेजा करती थी। जॉन को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसकी माँ मैगी को पैसे क्यों भेजती थी। उसे ये भी नहीं पता कि जेक उसका लड़का, जेक उसी का बेटा था, लेकिन वो ये मानने को तैयार ही नहीं था। फिर जॉन चुपचाप ऊपर चला गया। थोड़ी देर में एमा नीचे आ गई। एमा को देखकर मैगी थोड़ी अनकंफर्टेबल हो गई। उसने एमा से कहा, मैं तो बस यहाँ ट्रेन एक्सीडेंट के बारे में सुनकर जॉन के हालचाल पूछने आई थी। लड़की बच्चे के साथ घर से जाने लगी। एमा ने उसे घर तक छोड़ने के लिए कहा। जब मैगी ने पूछा जॉन कहाँ है, तो एमा बोली कि वो सो गया। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें कार से घर छोड़ दूंगी। एमा बहुत बुरी ड्राइवर थी। जैसे तैसे सही सलामत मैगी और बच्चा अपने घर पहुंच गए। तभी गेट पर किसी ने नॉक किया। गेट पर कोई बुढ़ा था। मैगी ने उससे कहा कि मैं घर पे अकेली नहीं हूँ, जाओ यहाँ से बाद में आना। एमा सोचने लगी कि मैगी पैसे कमाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। उसने मैगी से उसके और जॉन के रिश्ते के बारे में पूछा। पहले तो मैगी इस टॉपिक पे बात करने पे हिचकिचाई, मगर एमा ने वादा किया कि वो उसे जज नहीं करेगी। फिर मैगी ने बताया कि मैं जॉन की माँ से 3 साल पहले मिली थी। उसने बताया कि जॉन की माँ के कहने पर वो जॉन से मिली थी। जॉन मैगी से मिलना नहीं चाहता था, पर फिर भी उसकी माँ के कहने पर दोनों मिले। एमा को याद आने लगा कि वो किसी लड़की से मिला तो था। जब मैगी को पता चला कि जॉन उससे मिलना नहीं चाहता, तो लड़की जाने लगी, पर जॉन की माँ ने मैगी को पैसे दिए, जिसकी वजह से ना चाहते हुए भी उसे जॉन के पास रुकना पड़ा। मैगी रोने लगी। एमा ने कहा, डरो मत, एक औरत को औरत के साथ खड़ा होना चाहिए। मैं जॉन की माँ की हरकतों के लिए तुमसे माफी मांगती हूँ। मैगी ने अपनी बात का प्रूफ जेक का बर्थ सर्टिफिकेट दिखा कर दिया। उसमें फादर का नाम जॉन लिखा हुआ था, मतलब जेक जॉन का ही बेटा है। घर आके एमा ने हड़बड़ी नहीं करी, वो अपनी माँ की ड्रेस को देखने लगी। अगली सुबह एमा ने एडॉप्ट एजेंसी को कॉल करके पूछा, क्या वो और जॉन जेक को एडॉप्ट कर सकते हैं।
एमा ने सोचा कि इस काम में उसकी मदद फैनी कर सकती है। एमा जल्दी से फैनी के चाइल्ड एंड वुमेन शेल्टर पहुंच गई। बच्चे और महिलाएं बड़ी डिफिकल्ट सिचुएशन में शेल्टर में रह रहे थे। एमा को देखकर फैनी काफी खुश हुई। एमा ने फैनी को बताया कि यार्ड में रैली के लिए उसने जॉन को मना लिया है। फैनी ये सुनकर झूम उठी। उसने एमा से कहा, ये बात तुम खुद जाकर कॉनर को बताओगी तो उसे भी अच्छा लगेगा। लड़की कॉनर के पास चली गई। थोड़ी देर में एमा की मुलाकात ऑफिसर मैंगो से हुई। ऑफिसर एमा से कहने लगा कि शहर के 800 लोगों में तुम्हें ढूंढना सबसे मुश्किल काम है। एमा बिजी होने का बहाना करती है और फिर जल्दी से वहां से निकल ली। फैनी और एमा ड्राइव पर निकल गए। रास्ते में एमा ने फैनी से पूछा, क्या तुम्हारे बच्चे हैं? फैनी के लिए ये टॉपिक थोड़ा सेंसिटिव था। उसने बताया रे और उसका बच्चा 14 साल पहले मर गया था। एमा बोली, सॉरी, मैं और जॉन भी काफी टाइम से बच्चा प्लान कर रहे हैं पर बात बन नहीं रही। एमा को पता था कि अगर मैगी जेक के साथ फैनी के शेल्टर में रहने लगेगी तो वो जेक को आसानी से अडॉप्ट कर सकती है। इसके बाद एमा मैगी के घर आ गई। यहाँ मैगी का क्लाइंट उसके साथ बदतमीजी कर रहा था। जेक भी उसके सामने ही बैठा हुआ था। एमा ने उसे बहुत सुनाया और उसे घर से बाहर निकाल दिया। फिर लड़की ने मैगी से फैनी के शेल्टर में शिफ्ट होने के लिए कहा पर मैगी इसके लिए रेडी नहीं थी। वो शेल्टर में जाकर चापलूसी करके अपने बेटे को नहीं पालना चाहती थी। मैगी एक खुददार लड़की थी। उसे एक अच्छी नौकरी करके जेक को एक अच्छी जिंदगी देनी थी। एमा मैगी के पीछे ही पड़ गई कि शेल्टर में शिफ्ट हो जाओ, वही तुम्हारे लिए बेस्ट होगा। मैगी ने कहा, ठीक है, अगर जॉन ने मेरी मदद नहीं करी तो मुझे शेल्टर में शिफ्ट होना पड़ेगा। एमा ने भी उसे भड़का दिया कि जॉन उसे पैसे नहीं देगा, क्योंकि एमा को अंदाजा था कि अगर उसे पैसे मिल गए तो वो यहाँ से शिफ्ट हो जाएगी। अब ये ऐसा क्यों कर रही है ये हमें थोड़ी देर बाद पता चलेगा। घर आके एमा ने वैसे ही पेपर से चाबी निकाली। बहुत वक्त से लोगों ने जॉन को नहीं देखा था। लोग जानते ही नहीं थे कि जॉन की 2 पर्सनैलिटी है, मतलब इसको DID बीमारी है, डांस इंडिया डांस नहीं, डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर। शाम को जॉन के घर मेयर की बीवी एमा के लिए थैंक यू गिफ्ट लेकर आई, क्योंकि उसने रैली के लिए हाँ कह दिया था। जब फैनी ने एमा के बारे में जॉन से पूछा, उसने बिना कुछ कहे हुए गेट बंद कर दिए। जॉन एमा के फैसलों से अग्री नहीं करता था, जैसे वो और एमा अलग अलग हो। इसकी मेंटल हेल्थ सही में काफी खराब है। ये खुद लड़की बन के कुछ फैसले ले रहा है और फिर लड़का बनने के बाद उन्हीं फैसलों से एग्री नहीं कर रहा, मतलब इसको सीरियस प्रॉब्लम है। फिर जॉन ने फैनी का दिया हुआ गिफ्ट खोल कर देखा। उसके अंदर एक फोटो फ्रेम निकला। जॉन को अपनी जिंदगी अब रायते जैसी फैली हुई नजर आ रही थी। इसके बाद एमा ने रोज की तरह ब्रेकफास्ट रेडी करके टेबल पे रखा। जॉन खाने के लिए बैठा। उसे बाहर से कुछ अजीब सी आवाज आई। लड़का उठकर चेक करने गया तो बाहर सैनिटर के भेजे हुए बंदे आए हुए थे, जो कंस्ट्रक्शन का कुछ काम कर रहे थे ताकि रैली का अरेंजमेंट किया जा सके। जॉन जोर जोर से चिल्लाकर कहने लगा, यहाँ कोई रैली नहीं होगी। जब लोगों ने उससे कहा एमा ने उन्हें परमिशन दी है, तो जॉन ने कहा उसमें मेरी सहमति नहीं थी और अब यहाँ कोई रैली नहीं होगी, ये थॉमस शेल्बी का फैसला है। फिर जॉन गैराज आ गया। उसने वर्कर को ट्रेन को यार्ड से हटाने के लिए $800 ऑफर किए। जॉन आज भी काम पर लेट था। लंच में आज फिर से इसके बॉस ने इसे पकड़ लिया और बोला, चलो सबके साथ लंच करते हैं, पर जॉन नहीं रुका। फिर उसे किसी ने बताया कि उसकी बीवी एमा का कॉल है। वो ये सुन के घबरा गया, क्योंकि उसे पता था कि उसकी बीवी कॉल नहीं कर सकती। वैसे कॉल पे मैगी थी, जो फैनी के शेल्टर से कॉल कर रही थी। मैगी एमा से एक दिन पहले बात करने गई थी, इसलिए आज मैगी उसका वेट कर रही थी। जॉन ने कॉल पर कहा कि मैं थोड़ी देर में वहां आता हूँ। फिर जॉन सबसे पहले अपने घर गया। जॉन अपने बचपन से बहुत डरता था। उसकी माँ 1 साल पहले गुजर गई थी, पर आज भी वो एक तरह से जॉन के ही साथ थी, शायद एमा बन के। वो अपने माँ के ही कपड़े पहन के एमा बनता था। और कोइंसिडेंस तो देखो दोस्तों, एमा नाम के अंदर भी माँ छुपा हुआ है, जैसे AI के अंदर आई छिपा हुआ है। उसने अपनी माँ के सारे कपड़े उठाए और फैनी के शेल्टर के लिए निकल गया। शेल्टर में उसने अपनी माँ के सारे कपड़े डोनेट कर दिए। जॉन ने मैगी से पूछा कि तुम्हें एमा कब यहाँ छोड़ के गई। मैगी ने बताया कि कल ही एमा उसे यहाँ छोड़ के गई है। जॉन ने मानो अपना आपा खो दिया। उसे लगा कि एमा उसकी जिंदगी पूरी तरीके से कंट्रोल कर रही है। पहले वो घर में सिर्फ खाना बनाती थी और अब वो उसकी जिंदगी के फैसले भी ले रही है। अब जॉन मैगी को पैसे देने के लिए तैयार हो गया। उसने मैगी को जल्द से जल्द पैसे लेके जेक के साथ यहाँ से निकलने के लिए कहा। मैगी इसके लिए मान गई। जॉन कहने लगा कि मैं अपने घर वापस नहीं जाऊंगा। मैगी को लगा कि वो उसकी माँ की मेमोरीज की वजह से घर नहीं जाना चाहता।
मैगी जेक को लेकर अपनी किसी रिश्तेदार के साथ मेडिसिन जाने के प्लान में थी। जॉन ने उसे जल्दी ही जाने के लिए कहा। वो मैगी और अपने बेटे जेक को जल्दी से खुद से दूर भेजना चाहता था। ये काम उसके लिए अभी सबसे ज्यादा जरूरी था। मैगी ने जॉन से माफी मांगी क्योंकि उसकी वजह से जॉन और उसकी बीवी के रिश्ते खराब हो रहे थे। फिर जॉन ने मैगी को बताया कि एमा मेरी बीवी नहीं है। जॉन इतना कहकर चला गया। अब मैगी जेक के साथ जॉन का वेट करने लगी। जॉन पैसे निकालने बैंक आ गया, पर बैंक बंद हो चुका था। रात को ऑफिसर को जॉन पेड़ के पास दिखा। वो पेड़ के नीचे लेटा हुआ था। ऑफिसर ने लड़के से पूछा, क्या हुआ, यहाँ क्या कर रहे हो? तो जॉन ने बताया वो अपने घर नहीं जाना चाहता। उसकी माँ ने उसे बहुत टॉर्चर किया था। अभी भी जॉन उन बुरी यादों से बाहर नहीं निकल पाया था। ऑफिसर मैंगो को पता था कि जॉन काफी बुरे वक्त से गुजरा है, इसलिए उसने ज्यादा सवाल जवाब नहीं किए। जॉन ने वो सब देखा जो शायद ही किसी ने अपनी जिंदगी में देखा हो, तभी वह ऐसा हो गया था। ऑफिसर जॉन को घर ले गया। हालांकि जॉन जाना नहीं चाहता था, फिर भी वो घर आ गया। जॉन ने अपना सारा सामान बांधा और मोटल आ गया। उसे पता था अगर वो घर पर रुका तो उसके अंदर की एमा फिर से जाग जाएगी। जब लड़के ने बैग खोला तो उसमें एमा का सामान था, जिन्हें जॉन खुद ही रख के अपने साथ लाया था। अगली सुबह एमा घर पर नाश्ता कर रही थी, मतलब जॉन रात में ही एमा बनकर घर वापस आ गया था। तभी गेट पर किसी ने नॉक किया। ये वर्कर था जिसे जॉन ने ट्रेन हटाने के लिए पैसे दिए थे। एमा ने बंदे से कहा कि अभी मेरे पति घर पर नहीं है। फिर वर्कर ये कहकर चला गया कि वो कल दोबारा आएगा। पीछे से फैनी ने आके एमा को शेल्टर की खबर दी और बोली कल जॉन मैगी और जेक को लेकर शेल्टर से चला गया। तब से उन्हें किसी ने नहीं देखा। फैनी की रिक्वेस्ट पर एमा मैगी से बात करने उसकी वैन में गई। मैगी ने पूरा सच बता दिया कि उसने पैसे की मदद लेने के लिए जॉन को मना नहीं किया। एमा मैगी को प्रॉमिस करती है वो जल्दी उसे बैंक में जॉब दिलवा देगी, पर पिकॉक शहर को छोड़ना मैगी के लिए बहुत जरूरी हो गया था, क्योंकि ये जगह लड़की को अपने अंदर खींचे जा रही थी। एमा बिना कुछ कहे हुए चली गई। घर आके उसने जॉन के टॉयज का डब्बा खोला। फिर लड़की ने मैगी को कॉल किया, पर उसने जॉन बन के मैगी से बात की और उसे मोटल में आज रात 11 बजे मिलने के लिए बुलाया। फोन रखने से पहले जॉन ने कहा कि अगर एमा ने पैसे देख लिए तो वो सारे पैसे खुद रख लेगी, इसलिए आज रात हमारा मिलना बहुत जरूरी है। इधर जॉन ऑफिस में आके अपने कलीग से अच्छे से बात करने लगा। वो बस उनका ध्यान भटकाने के लिए मीठा बन रहा था। सबकी नजर से बचते हुए जॉन ने कैश रजिस्टर से पैसे चुरा लिए और बैंक से निकल गया। फिर जॉन ने एमा बन के अपनी आईब्रो देखी और उन्हें शेव कर लिया ताकि वो और भी ज्यादा लड़की लगे। फिर वो एक बार में गई। यहाँ उसे कैल नाम का लड़का मिला। कैल कभी भी एक जगह पे नहीं रुकता था। एमा ने लड़के को अपना नाम मैगी बताया। फिर दोनों मोटल रूम आ गए। ये वही मोटल था जहाँ जॉन मैगी को 11 बजे मिलने वाला था। एमा ने कैल को मार दिया। फिर लड़की ने कैल को जॉन के कपड़े पहना दिए और खुद कैल के कपड़े पहनकर मोटल से निकल गई। आग को देखकर मैगी हेल्प के लिए कमरे की तरफ भागी, मगर कमरा लॉक था। मैगी को लगा कि जॉन जलकर मर गया। अगली सुबह पुलिस वाला फादर एमा के घर जॉन की मौत की खबर सुनाने आ गए। ऑफिसर और फादर ने एमा को बताया कि फायर फाइटर के अकॉर्डिंग जॉन कमरे में सिगरेट पीते हुए सो गया, जिसकी वजह से कमरे में आग लग गई और वो मारा गया। एमा दुखी होने का ढोंग करने लगी, पर सब कुछ वैसा ही हो रहा था जैसा उसने प्लान किया था। एमा जॉन की पर्सनैलिटी को खुद से आजाद कराना चाहती थी। जॉन को मार के इस तरह से एमा आजाद हो गई। आखिर में हम देखते हैं कि एमा के बैकयार्ड में रैली होती है। एमा जेक को बहुत अच्छे से पाल रही थी, क्योंकि जेक हमेशा एमा को जॉन की याद दिलाता था। एमा पूरी तरीके से जॉन की माँ बन चुकी थी, लेकिन उसके अंदर जॉन भी था। जिसने मैगी को घर पर बुलाया और सारे पैसे देकर बच्चे को उसके हवाले कर दिया। अब मैगी को पिकॉक टाउन छोड़कर निकलना था। जेक अगर एमा के साथ रहता तो हमेशा एक बड़े खतरे में होता और जॉन की तरह ही बन जाता। जाने से पहले एमा ने मैगी से कहा, जॉन कहीं गायब नहीं हुआ है, वो हम सबके दिल में है। अबे अब तो सच बोल दे। मैगी बच्चे के साथ घर से चली गई। जॉन को चैन की सांस आई। थोड़ी देर में फैनी फोटोशूट के लिए एमा को बुलाने आई, मगर एमा ने सारे गेट और खिड़की बंद करके खुद को घर के अंदर बंद कर लिया। इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म होती है। दोस्तों, हम जो कुछ भी आज है, जैसे भी हम सोचते हैं, जो भी हमारे अंदर एंजाइटी या सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर है, वो सब कहीं ना कहीं हमारे अतीत से जुड़ा हुआ है।
बचपन से हम कैसे बड़े हुए हैं, किस कंडीशन में रहे हैं, चीज़ें हमने सही है, हमारे पेरेंट्स ने हमारे साथ क्या क्या किया है, ये सब चीज़ें बहुत मायने रखती है। क्योंकि अगर आप थोड़ा सोचो कि जो बच्चा है उसका दिमाग अभी डेवलप नहीं हुआ है, वो बहुत ही ज़्यादा वल्नरेबल ब्रेन है। इसलिए कभी भी आपको किसी बच्चे को सही रास्ते पे ले जाना है या गलत रास्ते पे ले जाना है तो ये दोनों काम ही बहुत आसान है छोटी एज में। लेकिन बच्चे के दिमाग में एक बार जो बात बैठ गई वो हमेशा हमेशा के लिए उसके दिमाग में रह जाती है। वो बात अलग है कि कोई बच्चा बड़े होके अपने अंदर झांक के अपनी सच्चाई को देख ले और उसे खुद से सुधारने की कोशिश करे तो चीज़ें बदल सकती है। दोस्तों, मेंटल हेल्थ इज़ अ रियल थिंग। हमारे साथ, आपके साथ क्या हुआ वो तो जो होना था हो गया, लेकिन आप लोग जब पेरेंट्स बनोगे एक चीज़ ध्यान रखना कि पेरेंटिंग हलवा नहीं है, वो एक जिम्मेदारी है जिसे आपको एक्टिवली निभाना है, पैसिवली नहीं कि बच्चे को फ़ोन दे दिया और बच्चे इधर पड़े हैं आप उधर पड़े हो, कोई मतलब नहीं। ऐसे नहीं होती पेरेंटिंग। तो इसी थॉट के साथ चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।